दोस्तों, जब हमने लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन की बात करी थी, तो हमने देखा था कि हम एक स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर उस स्कोरिंग फंक्शन को यूज करके हम अलग-अलग लाइन्स में से बेस्ट स्कोर वाली लाइन चूज करते हैं। लेकिन हम एक्चुअली बेस्ट स्कोर वाली लाइन फाइंड कैसे करते हैं? दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पहले एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हमारे पास एक सेट होता है और एक फंक्शन होता है जो उस सेट के अंदर के हर एलिमेंट के लिए एक स्कोर आउटपुट करता है। अपने फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हम इस सेट पे सर्च करके वो एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जिसका स्कोर सबसे अच्छा हो। तो यहाँ दो पॉसिबल केसेस हैं कि स्कोर जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है या स्कोर जितना कम है उतना अच्छा है। तो पहले केस में हम वो एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जिसका स्कोर मैक्सिमम हो, और दूसरे केस में हम वो एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जिसका स्कोर मिनिमम हो। अब जैसा कि हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग फ्रेमवर्क वाली वीडियो में देखा था, लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन इसी जनरल स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमारे सेट में सारी पॉसिबल लाइंस होती हैं और लॉस फंक्शन वो फंक्शन है जिसको यूज करके हम हर लाइन का स्कोर निकाल सकते हैं। क्योंकि मशीन लर्निंग में ज़्यादातर हमारा स्कोर एक लॉस फंक्शन होता है, और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि लॉस जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, इसलिए हम मिनिमम वाला केस एज्यूम करेंगे यहाँ। हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उनको ईजिली मैक्सिमम वाले केस के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ये नोटेशन यूज करके लिखते हैं। यहाँ एस हमारा सेट है और जी हमारा फंक्शन है। क्योंकि हम मिनिमम स्कोर वाला एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ मिन लिखते हैं। फिर इस नोटेशन का मतलब है कि हमने अपने सेट में से एक एलिमेंट लिया जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जी जेड इस एलिमेंट का स्कोर है। तो हम अपने सेट में से जेड की अलग अलग वैल्यूज फंक्शन जी के अंदर डाल के मिनिमम जी वाला जेड फाइंड करना चाहते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन के हमारा सेट एस कैसा है और हमारा फंक्शन जी कैसा है, दो टाइप्स की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इनको समझने के लिए पहले हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सेट्स और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फंक्शन समझने पड़ेंगे। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन में हमारे सेट में सारी पॉसिबल लाइंस होती हैं। ये एक कंटिन्यूस सेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज हम इस सेट में से कोई दो लाइंस लेते हैं तो हम एक लाइन को स्मूथली दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस पाथ है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। अब डिसीजन ट्रीज की बात करते हैं। यहाँ हमारे सेट में सारे पॉसिबल डिसीजन ट्रीज होते हैं। ये एक डिस्क्रीट सेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अगर हम कोई दो डिसीजन ट्रीज लेते हैं तो हम स्मूथली एक डिसीजन ट्री को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे लाइंस वाले केस में एक लाइन से दूसरी लाइन में कन्वर्ट करते टाइम बीच के लाइंस भी वैलिड लाइंस हैं, लेकिन यहाँ डिसीजन ट्रीज में पहले ट्री में नोड एक्स लेफ्ट साइड पे है और दूसरे ट्री में नोड एक्स राइट साइड पे है, और इनके बीच में कोई वैलिड ट्री नहीं है। उनके बीच में क्या है? उनके बीच में? तो अभी हमने देखा कि लाइंस वाला सेट कंटिन्यूस है और डिसीजन ट्रीज वाला सेट डिस्क्रीट है। इसी तरह हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस या डिस्क्रीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर रिग्रेशन में हमारा फंक्शन होता है मीन स्क्वेयर्ड एरर। यहाँ हम बेसिकली हर डेटा पॉइंट के लिए अपनी इनपुट लाइन को यूज करके प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर करके मीन निकालते हैं। तो यहाँ हम अगर अपनी इनपुट लाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हर डेटा पॉइंट का प्रिडिक्टेड लेवल भी थोड़ा सा चेंज होगा, और हमारी मीन स्क्वेयर्ड एरर की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज होगी। तो बेसिकली इनपुट लाइन को थोड़ा सा चेंज करने से हमारे फंक्शन की आउटपुट भी थोड़ी सी चेंज होगी। ये कंटिन्यूस फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि इनपुट को थोड़ा सा चेंज करने पे आउटपुट भी थोड़ी सी चेंज होती है। इसलिए मीन स्क्वेयर्ड एरर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब बात करते हैं लीनियर क्लासिफिकेशन की। यहाँ हमने एक लॉस डिस्कस किया था, मिस क्लासिफिकेशन एरर, या जिसको 0-1 लॉस भी बोलते हैं। यहाँ भी हम हर डेटा पॉइंट के लिए अपनी इनपुट लाइन यूज करके प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेवल में डिफरेंस निकालते हैं। अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेबल सेम हैं तो इस डेटा पॉइंट का लॉस 0 होता है, और अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेबल सेम नहीं है तो इस डेटा पॉइंट का लॉस 1 होता है। और फिर हम सारे डेटा पॉइंट्स के लॉसेस का मीन निकालते हैं फाइनली अपनी लाइन का स्कोर कंप्यूट करने के लिए। अब यहाँ अगर हम अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कोई डेटा पॉइंट जिसका लॉस पहले 0 था उसका लॉस अब 1 हो जाए, या जिसका लॉस पहले 1 था उसका लॉस अब 0 हो जाए। तो इससे हमारा नया लॉस पुराने लॉस से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ बेसिकली इनपुट लाइन को थोड़ा सा चेंज करने से हमारे फंक्शन की आउटपुट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। तो इसलिए ये एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये एक डिस्क्रीट फंक्शन है। अब इन डेफिनेशंस को यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को भी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में सेट भी कंटिन्यूस होता है और फंक्शन जी भी कंटिन्यूस होता है। अगर इन दोनों में से एक भी डिस्क्रीट है तो वो डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूस वाले केस में हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट वाले केस में हम कैलकुलस डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, और इसलिए इस केस में यूजुअली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है।
तो जैसा कि हमने देखा, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारा सेट दोनों कंटिन्यूस होते हैं। अब बात करते हैं कि इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करके। सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं z और gz का। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम z की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम gz की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अलग अलग z की वैल्यूज के लिए gz की वैल्यूज निकाल सकते हैं और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम z की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। सपोज ये कर्व कुछ ऐसा दिखता है। तो हम बेसिकली ये पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे gz की वैल्यू मिनिमम है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम बेसिक कैलकुलस यूज कर सकते हैं। आपने कैलकुलस में डेरिवेटिव या ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा। ये बेसिकली हमें बताता है कि किसी पॉइंट पे हमारे फंक्शन का स्लोप कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो स्लोप इस टेंजेंट का है वो हमारे डेरिवेटिव या ग्रेडियंट की वैल्यू है। अब बेसिकली मिनिमम वाले पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि यहाँ हमारी टैंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है। तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं जिसको सॉल्व करने से हमें z की ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी। अब इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ केसेस में हम सीधा इक्वेशन को अलजेब्रा यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम डायरेक्टली अलजेब्रा यूज करके इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ हम ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज करते हैं, जिनके बारे में हम एक वीडियो में अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की। तो बेसिकली यहाँ या तो हमारा सेट S कंटिन्यूस नहीं होता या हमारा फंक्शन G कंटिन्यूस नहीं होता। तो पहले दोनों केसेस को विजुअली समझते हैं। अगर हम फिर से एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे Z की वैल्यूज हैं और वर्टिकल एक्सिस पे GZ की वैल्यूज हैं, तो डिस्क्रीट सेट वाले केस में एक तरीके से हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं जो हमारे सेट के अंदर हैं। तो हम सिर्फ इन डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ही अपने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इनमें से मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और दूसरे केस में जहाँ हमारा सेट कंटिन्यूस है लेकिन हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उसमें हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ कहीं कहीं पे z को थोड़ा सा चेंज करने से gz बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इन दोनों केसेस में ही हम कैलकुलस वाली अप्रोच नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डेरिवेटिव या ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि हमारी इनपुट्स और आउटपुट्स कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहाँ एक केस में हमारी इनपुट्स डिस्क्रीट हैं, तो दूसरे केस में हमारी आउटपुट्स डिस्क्रीट हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है। डिपेंडिंग ऑन कि हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हम अलग अलग टाइप्स की अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट मिनिमम मिलने की जगह एक अप्रॉक्सीमेट मिनिमम सोल्यूशन मिले। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन ट्रीज में पूरे ट्री के ऊपर एक लॉस फंक्शन डिफाइन करके उसको सॉल्व करने की जगह हम स्टेप बाय स्टेप ट्री को बिल्ड करते हैं। हम रूट नोड से स्टार्ट करके सिर्फ रूट नोड पे बेस्ट फिट फाइंड करते हैं। फिर हम लेफ्ट और राइट नोड्स पे बेस्ट फिट फाइंड करते हैं एंड सो ऑन। तो हमने सारे ट्रीज के ऊपर डायरेक्टली सर्च करने वाली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी हर नोड पर। इससे हमें एक अच्छा ट्री मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्टली सारे ट्रीज पे सर्च नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि कोई दूसरा ट्री हमारे ट्री से बेटर हो, लेकिन हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। काफ़ी बार ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी सफिशिएंट होता है हमारे टास्क के लिए। इसी तरह लीनियर क्लासिफिकेशन में मिस क्लासिफिकेशन एरर यूज करने की जगह हम कोई कंटिन्यूस लॉस फंक्शन यूज करते हैं, ताकि हम उस पर ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोच यूज कर सकें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास एक सेट होता है S और हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन G को मिनिमाइज करना चाहते हैं। फिर हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात करी। कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमारा सेट और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों कंटिन्यूस होते हैं, और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में इन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज़ डिस्क्रीट होती है। उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम डायरेक्टली अलजेब्रा यूज करके मिनिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और कुछ केसेस में हमें ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। फाइनली हमने देखा कि डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हम कैलकुलस वाली अप्रोचेस नहीं यूज कर सकते, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।